यह हंगामा दरअसल इसलिए बरपा है क्योंकि अजान बनाम हनुमान चालीसा की लड़ाई अब बड़े नेताओं के घरों तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र में मनसे चीफ राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर वाले जिस विवाद को हरी झंडी दिखाई थी, वो विवाद अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री तक पहुंच गया है। दरअसल अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने आज मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया है। उनके इस ऐलान के बाद से ही महाराष्ट्र में सियासी बवाल शुरू हो चुका है। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा के घर के बाहर की हैं, जहां शिवसैनिक हंगामा कर रहे हैं। बैरिकेडिंग भी तोड़ दी गई है। हालांकि इस हंगामे के बीच भी नवनीत राणा का कहना है कि वो उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं से घबराने वाली नहीं है। वो नीचे भी जाएंगी, बाहर भी जाएंगे। अगर उन पर हमला होता है तो इसकी जिम्मेदारी सीधे मुख्यमंत्री की होगी। बहरहाल इस पूरे हंगामे के बीच एक पहलू ये भी है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान सुबह 9 बजे के लिए किया गया था, लेकिन उससे पहले शिव सैनिकों ने नवनीत राणा के घर का घेराव कर लिया। वहीं मुंबई पुलिस ने भी नवनीत राणा को नोटिस जारी कर मातोश्री में हनुमान चालीसा का पाठ करने पर रोक लगा दी है। पुलिस का कहना है कि नवनीत राणा या उनके पति रवि राणा को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा और अगर वो जबरदस्ती बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उन पर पुलिस कार्रवाई करेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने भी खतरे को भांपते हुए नवनीत राणा को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। वहीं घर के बाहर हो रहे हंगामे के बीच नवनीत राणा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर ये बाला साहब के शिव सैनिक होते तो हमें मातोश्री जाने से नहीं रोकते। हमारे घर पर हमला हो रहा है, शिव सैनिकों ने गुंडागर्दी की है, पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया। कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही उन्होंने हंगामा कर रहे शिव सैनिकों को लेकर कहा कि यह शिव सैनिक बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक नहीं है। अगर यह उनके होते तो ये हमें नहीं रोकते। पुलिस हमें रोक रही है। शिव सैनिकों को हमारे दरवाजे तक लाया गया है। मुख्यमंत्री अगर कायदा तोड़ मेरे घर हमला करवा रहे हैं तो यह महाराष्ट्र की प्रथा को तोड़कर किया जा रहा है। महाराष्ट्र में न्याय व्यवस्था बिगाड़ने का काम खुद शिवसेना कर रही है। इसके अलावा उनके पति रवि राणा का कहना है कि वे हमें रोक नहीं सकते। हमें राम भक्त देख रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम मातोश्री जाएंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें उनके ही घर में लॉक कर दिया है और वे उन्हें निकलने नहीं दे रहे हैं। तो जहां एक तरफ अमरावती सांसद नवनीत राणा के घर के बाहर हंगामा हो रहा है, तो वहीं मातोश्री के बाहर भी बड़ी संख्या में शिव सैनिक नजर आ रहे हैं। ये शिव सैनिक बीते 2-3 दिनों से मातोश्री के बाहर डेरा जमाए हुए हैं। इनका कहना है कि अगर नवनीत राणा यहां आती हैं तो उनको अलग हिसाब से समझाया जाएगा। इसी बीच संजय राउत ने नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को बंटी बबली बताया है। राउत ने कहा कि धर्म की आड़ में ये सब स्टंटबाजी है और मातोश्री में अगर हनुमान चालीसा का पाठ करना है तो वो हम लोग करेंगे। कोई बाहर का आकर कैसे कर सकता है? और अगर कोई बाहर का व्यक्ति मातोश्री में आने की कोशिश करेगा तो क्या शिव सैनिक चुप बैठेंगे? उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। हनुमान चालीसा कौन पठन करेगा? हम पठन करेगा अगर हमको चाहिए तो। ये कोई बाहर की व्यक्ति आकर मातोश्री में घुसने की भाषा करेगी तो शिवसैनिक चुप बैठेंगे क्या? कभी नहीं बैठेंगे। अगर आप हमारे घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो जरूर हमें अधिकार है टिट फॉर टैट करने का, उसी भाषा में जवाब देने का हमको पूरा अधिकार है। शिव सैनिक बनाम नवनीत राणा के बीच जारी इस लड़ाई में कल देर शाम बीजेपी नेता मोहित काम्बोज की गाड़ी पर शिव सैनिकों ने हमला कर दिया। यह हमला मातोश्री के पास बांद्रा के कलानगर सिग्नल पर किया गया। शिव सैनिकों का आरोप है कि मोहित काम्बोज मातोश्री की रेकी कर रहे थे, तस्वीरें खींच रहे थे। वहीं मोहित काम्बोज का कहना है कि वो एक शादी समारोह से लौट रहे थे। यहाँ से हजारों लोग रोजाना निकलते हैं। इस मामले को लेकर आज बीजेपी सांसद और विधायक मुंबई पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात कर सकते हैं। पटना में तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश कुमार के शामिल होने के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। बता दें कि शुक्रवार को तेजस्वी की इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश कुमार ने शिरकत की थी। इफ्तार पार्टी में चिराग पासवान, बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन और राबड़ी देवी भी मौजूद थी। इससे पहले पिछली बार गठबंधन टूटने के कुछ दिन पहले 2017 में राबड़ी देवी के आवास पर आयोजित इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार ने शिरकत की थी। लेकिन इस बार इफ्तार पार्टी में शामिल होने के बाद राजनीतिक पंडितों ने कयास लगाने शुरू कर दिए हैं।
वहीं इफ्तार पार्टी में शामिल होने पर सीएम नीतीश कुमार ने सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि इफ्तार पार्टी में शामिल होना अच्छी बात है। इफ्तार पार्टी में निमंत्रण मिला था तो गए, ये परंपरा रही है। इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं निकालना चाहिए। इफ्तार पार्टी तो सरकार की तरफ से भी हम लोग शुरू करवा रहे हैं। सभी दलों के नेताओं को बुलाया जाता है, दूसरी पार्टी वाले भी करवाते हैं तो निमंत्रण मिलता है, तो इसका हमें सम्मान करना चाहिए। जिस तरह से आप आरजेडी की इफ्तार पार्टी में गए, पॉलिटिकल कयास कुछ लोग लगा रहे हैं। इसका पॉलिटिक्स से क्या मतलब है? इस तरह की इफ्तार पार्टी में तो सबको निमंत्रित किया जाता है। सरकार की तरफ से भी हम लोग शुरू से करवा रहे हैं, परंपरा जब से हम हैं तब से कराते हैं। सभी पार्टी के लोगों को, सब लोगों को बुलाते हैं। दूसरे पार्टी के लोग भी करते हैं, सबको बुलाते हैं। तो उसमें तो कोई भी बुलाएगा और आमंत्रित करता है तो जाते ही ना है जी, और उसमें सबको बुलाता है। हर अलग अलग पार्टी के लोग भी करते हैं, तो भाई उनके द्वारा आमंत्रित किया गया तो गए। उस पर तो सम्मान तो व्यक्त करना ही ना चाहिए भाई। श्रद्धा जो उनका पर्व चल रहा है तो ऐसे अवसर पर तो हम लोग करते ही ना है, तो इसलिए गए। उसका राजनीति से क्या मतलब इसका। वहीं इफ्तार पार्टी को लेकर तेजस्वी यादव ने भी नपातुला बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारी परंपरा रही है, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं। हम लोग इफ्तार पार्टी करते हैं जिसमें सभी पार्टी के लोगों को निमंत्रण दिया जाता है। हम लोग हमेशा से ही सेकेंड लास्ट जो जुम्मा होता है उसी दिन हम लोग हमेशा इफ्तार देते रहे हैं, और खुशी की बात है कि पहले से हम लोग अपील में थे बेल को लेकर के लालू जी के, और बेल हुआ है तो बहुत खुशी की बात है। और अचानक जिस तरीके से नीतीश कुमार जी आए, अनएक्सपेक्टेड था। कयास लग रहे हैं कि कुछ तो बड़ा तो हो रहा है महागठबंधन में, फिर से क्या वो शामिल हो रहे हैं? देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं कि हमने न्योता जो है सभी लोगों को दिया, चाहे भाजपा के हों, वीआईपी के हों, एलजेपी के हों, जेडीयू के हों, तो सब लोगों ने आया। और ये तो परंपरा रही है कि हर एक दूसरे के इफ्तार में हम लोग हमेशा शिरकत करते हैं। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि आरजेडी के लोग क्या बोलते रहते हैं, इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लंबे समय से एनडीए की सरकार चला रहे हैं। बिहार को हम लोगों ने बदलने का काम किया। इफ्तार पार्टी में शामिल होना अच्छी बात है। इस मुद्दे पर राजनीतिक कयास लगाना मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने जैसा है। इस तरह के आयोजनों पर ऐसी चर्चा करना दुखद है। वहीं तेजस्वी के इफ्तार पार्टी में बिहार की सियासत के बड़े बड़े दिग्गजों ने शिरकत की, जिसके बाद से ही बिहार की सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया। लेकिन एनडीए और आरजेडी के नेता इसे राजनीति से दूर रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ सियासी जानकार इसके अनेकों राजनीतिक मतलब निकालने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पिछले काफी समय से महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। अब एक बार फिर राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर निशाना साधा है। कांग्रेस सांसद ने मुद्रास्फीति दर और फिक्स्ड डिपॉजिट रेट की तुलना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने आपकी मेहनत की कमाई को ध्वस्त कर दिया है। शनिवार को राहुल गांधी ने ट्वीट किया, इसमें उन्होंने मुद्रास्फीति दर और फिक्स्ड डिपॉजिट रेट की तुलना की। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि इन्फ्लेशन रेट यानी कि मुद्रास्फीति दर 6.95% हो गई है, जबकि फिक्स्ड डिपॉजिट घटते घटते 5% पर आ गया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि अपने बैंक खातों में 15 लाख रुपए जमा करवाना भूल जाइए। पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने आपकी मेहनत की कमाई को ध्वस्त कर दिया है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ कुछ आंकड़े भी पेश किए हैं, जिसके आधार पर बताया गया है कि 2 लाख फिक्स करने पर 2022 में 11,437 रुपए ब्याज मिलता है, जबकि 2012 में से कहीं ज्यादा 19,152 रुपए मिला करते थे। गौरतलब है कि इससे पहले भी राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा था। बुधवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हिंसा प्रभावित इलाकों में बुलडोजर चलाए जाने को लेकर भी नरेंद्र मोदी की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार के द्वारा बुलडोजर कार्रवाई को संविधान का हनन बताया। इसके साथ ही उन्होंने इसे गरीबों और अल्पसंख्यकों का स्टेट स्पॉन्सर्ड टारगेट करार दिया। राहुल गांधी ने कहा था कि ये भारत के संवैधानिक मूल्यों का हनन है, ये गरीबों और अल्पसंख्यकों का स्टेट स्पॉन्सर्ड टारगेट है। बीजेपी को इसके बजाय उनके दिलों में नफरत को दूर करना चाहिए। चीन और अमेरिका में कोरोना बढ़ने के बाद भारत में भी कोरोना के नए मामले में हर दिन तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शनिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में
2527 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसकी वजह से देश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 15,079 हो गई है। ये लगातार चौथा दिन है जब कोरोना के 2000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट 0.56% बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान 33 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है, जिसके बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़कर 5,22,149 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि देश में 2,527 नए मामले सामने आने के साथ ही 1,656 लोग कोरोना को मात देकर घर लौटे हैं। पिछले 24 घंटे में 838 नए कोरोना संक्रमितों के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश में अब तक कोरोना के कुल मामलों की संख्या 4,30,54,952 हो गई है। इनमें से 4,25,17,727 लोग ठीक हो चुके हैं। इस तरह करीब 0.03% ही एक्टिव केस हैं। 98.75% लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। उधर कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए सरकार वैक्सीनेशन पर भी पूरा जोर दे रही है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 187 करोड़ 46 लाख वैक्सीन डोज लोगों को लगाए जा चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में शुक्रवार को 1000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए थे। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 4.64% पर पहुंच गई है। दिल्ली में बीते 24 घंटे के दौरान 1042 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। 10 फरवरी के बाद से सबसे ज्यादा मामले राजधानी में मिले हैं। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। लोग लापरवाह हो गए हैं। सुरक्षा उपाय करने में कोताही होने के बाद कोरोना फिर से आक्रामक हो गया है। कोरोना संक्रमण फिर से पहले जैसा रूप ले रहा है, लेकिन इस बार कोरोना बच्चों पर अटैक कर रहा है। ऐसे में हमें सतर्क रहने की जरूरत है। देश के कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से जारी प्री मॉनसून गतिविधियों की वजह से लोगों को भीषण गर्मी और लू से राहत मिली। बारिश और धूल भरी आंधी के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन एक बार फिर से भीषण गर्मी का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर भारत के कई इलाकों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा हो सकता है। यही हाल पश्चिम और मध्य भारत का भी रहेगा। यहाँ भी भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिलेगा। दिल्ली के मौसम की बात करें तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले सप्ताह तक दिल्ली का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने का पूर्वानुमान लगाया है। इससे पहले दिल्ली में शुक्रवार को आंशिक बादल छाए रहे, जिससे ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री के करीब दर्ज किया गया था। दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों के दौरान तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन एक बार फिर से इन इलाकों में लू चलेगी। गुजरात और महाराष्ट्र के कई इलाकों में भी गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। यहाँ 26 अप्रैल तक भीषण गर्मी पड़ने वाली है। मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश में भी फिर से लू चलने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी हिमालय, ओडिशा के कुछ हिस्सों, दक्षिण छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उधर तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर पूर्व बिहार के कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे और यहां बारिश की संभावना बनी रहेगी। स्काईवेट वेदर के मुताबिक मौसम बदलाव की वजह उत्तरी पाकिस्तान पर बना पश्चिमी विक्षोभ है। चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पंजाब और आसपास के क्षेत्र में बना हुआ है, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।